हाँ जी बेटे, आप अपनी वीडियो ऑन करो। आज मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर तो आप क्लास में कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपने वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। हाँ जी, हाँ जी बेटे, अगर आपने कुछ भी पूछना है, ठीक है, हाँ जी, तो पूछ सकते हो आप। हाँ जी इशिता। हाँ, अगर आपके क्वेश्चंस हैं जो भी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी बेटे, आपको मैंने कहा था किसी से भी रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बताइए, किसी ने पूछना क्वेश्चन?
डेली कॉपी का मतलब इस क्लास आज मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी क्लास, अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको राशि से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ जी। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, बुक खोलिए पहले। बुक खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि बुक खोल के देखो, कुछ पूछना है आपने, बताइए। हाँ जी, बोलिए, किसी ने कुछ पूछना है? आज बच्चे हैं क्लास में, कुछ पूछ सकते हो आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिलेटेड। मैम मुझे आलम्बन भाव और उद्दीपन भाव पूछना है। आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। और नेक्स्ट, और किसी ने कुछ पूछना है? मैं नोट कर लेती हूँ ना, फिर वो डिस्कस करेंगे हम क्लास में। बोलिए, और पूछना है किसी ने? अपने रस से रिलेटेड पूछना है? हाँ जी, और किसी ने किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है अगर, बताइए। बता दो बेटे, किसी ने? अब बुक खोलिए, बुक खोल के देखिए। किसी से भी रिलेटेड है आपका तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी और चैप्टर से पूछना है तो वो भी। हाँ जी क्लास, बोल लो। पीयूष, सागर,
हाँ जी, किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप अपनी बुक से अंडरलाइन कर लो। किसी चीज का नहीं समझ आ रहा तो आप उसको बता सकते हो। हाँ जी, किसी ने कुछ भी, विधि, सुहेल, स्नेहा, श्रुति, सैफ, रूबी। और जो मैं ग्रामर के क्वेश्चन आपको दूंगी वो क्वेश्चन आपके जो होंगे वो सारे एमसीक्यू फॉर्म में आने हैं, आपको पता ही है। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आना है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आएगा उस एमसीक्यू में आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिटरेचर के क्वेश्चन है जो लिटरेचर के क्वेश्चन है उनको उन क्वेश्चनों को भी आपने ध्यान से करना है, क्योंकि वो भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लिटरेचर के क्वेश्चन है जो, वो उसके लिए आपको डीपली जो है स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ जी, समझ आ रही है? हाँ जी बेटे, बोलिए। श्रुति, श्रुति, स्नेहा। हाँ जी, यस मैम। मैं जो आपको कह रही हूँ कि चैप्टर को पढ़ लेना। चैप्टर में से मैं शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछूंगी, ठीक है। हाँ जी, चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ठीक है। और आपको उसमें से जो है ग्रामर के क्वेश्चनों में जो है थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डीपली क्वेश्चन जो है वो तभी आएंगे जब आप पढ़ोगे। डीपली क्वेश्चन उसमें से जो पूछे जाएंगे वो आपको, अगर आपने पढ़े होंगे तो समझ आएंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है जो हमने आज मैंने सोचा था आपको ये करवा देते हैं, गद्यांश वाला, कि गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। ये आपको जो प्रश्न आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे और इस फॉर्म में आपने आंसर देने हैं। आपको एक साथ में ऑप्शन आएगी, ठीक है। इसके साथ आपको एक ऑप्शन आएगी शायद। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये सीबीएसई का जो है पेपर है एक, मतलब वहां से मैंने लिया है, उस साइड से। वहां पे ऐसे एक पठित गद्यांश का टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें देखो आंसर दिए हुए हैं किस टाइप से। आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 का आपने आंसर देना होगा। अभी तो हम एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, ठीक है, लेकिन जो पेपर में आएगा वो आपको इस टाइप से आएगा कि आपको पैरा दिया होगा और पैरे में आपको क्वेश्चन आंसर जो है पैरा पढ़ के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्लास में स्क्रीन तो सबको दिख रही है, कौन पढ़ेगा पैरा? हाँ जी, किसको इंटरेस्ट है रीडिंग करने में? कीजिए रीडिंग। कौन करेगा? कोई भी बच्चा? हाँ जी बेटे। हाँ जी, स्नेहा करिए, कीजिए रीडिंग कीजिए। किसी भी जीव के शरीर हाँ और जी, मानस के सबसे ऊपर मस्तिष्क है। इस बिल्कुल। मस्तिष्क का स्वभाव कैसे तय होता है? हम्म, बुद्धि में होने वाले विचार से तय होता है। इसका हम्म, मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के वंशानुगत स्वभाव को उसकी बुद्धि, उसका विवेक बदल सकता है। एक मिनट। इस किसी भी जीव के, एक मिनट, किसी भी जीव के शरीर और मानस, मतलब शरीर है और मनुष्य का सबसे ऊपर क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग। इस मस्तिष्क का स्वभाव कैसा है? इस मस्तिष्क का स्वभाव कैसा होता है? बुद्धि में होने वाले विचार, जैसे हमारी बुद्धि में विचार होंगे वैसा इस मस्तिष्क का क्या बन जाएगा? स्वभाव। मस्तिष्क हम कैसे लिखते हैं बेटे? ये देखो, म
देखती हूँ मैं ड्रॉ अंडरलाइन कर रही हूँ ये। अगर वर्ड्स आपको लिखने आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप साथ में लिखना भी सीख लो। ये ड्रॉ होगी, आई थिंक अब हो जाएगी। हाँ जी, मस्तिष्क, म स ई त श क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। वैसे ये हम पढ़ेंगे इसको तो मस्तिष्क बनेगा, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं मस्तिष्क। हाँ जी, का स्वभाव कैसा होता है? बुद्धि, बुद्धि के बुद्धि में जो विचार होते हैं वहां से तय होता है, ठीक है। और उसका विवेक जो है, उसका स्वभाव और उसका दिमाग बदल जाता है, इससे विचारों से। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी स्नेहा। इसका मतलब यह है कि हमारे बर्ताव हमारे कर्म पर हमारा वश है, चाहे दुनिया भर पर भी ना हो। हम अपने स्वभाव को अपनी बुद्धि में बारीक बदलाव लाकर बदल सकते हैं। इसके लिए मस्तिष्क के रूप रेखा एक नजर दौड़ानी होगी। हाँ जी पढ़ो बेटे आगे। हमारे मस्तिष्क के दो विभिन्न अंश हैं, चेतन और अवचेतन। दोनों ही अलग अलग प्रयोजनों के लिए जिम्मेदार हैं और दोनों के सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं। मस्तिष्क का चेतन भाग में विशिष्ट बनाता है वही हमारी विशिष्टता है। इसकी वजह से एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हमारा कुछ अलग सा स्वभाव, हमारी कुछ अनोखी सृजनात्मक शक्ति, हाँ। ये सब मस्तिष्क के इसी हिस्से में संचालित होती है, तय होती है। हर व्यक्ति की चेतन रचनात्मक ही उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा और उसकी महत्वाकांक्षा तय करती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिमाग है वो ही हमारे जो विचार हैं वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे विचार कैसे हैं, हलचल भरे हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, ठीक है। और हमारा जो दिमाग विचार है, जो हमारे जो तरीके हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो ही हमें विशेष बनाती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं। सबका दिमाग अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो सोच है वो अलग अलग है, ठीक है। वो इसको कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क करता है। हर व्यक्ति की चेतना रचनात्मकता ही उसकी मनोकामना और उसकी इच्छा और उसकी महत्वाकांक्षा तय करती है। मतलब जैसी उसकी चेतना होगी अंदर, वैसा ही उसकी दिमाग की सोच बनेगी। हाँ जी आगे बढ़ो। इसके विपरीत मस्तिष्क का अवचेतन हिस्सा एक ताकतवर प्रतिश्रुति यंत्र जैसा ही है। प्रतिश्रुति यंत्र क्या होता है? मतलब जो सोचता समझता है और उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देता है, ऐसा यंत्र, ठीक है। हाँ, यह अब तक के रिकॉर्ड किए हुए अनुभव दोहराता रहता है। इसमें रचनात्मकता नहीं होती। हाँ, यह उन स्वचालित हाँ, क्रियाओं और उस सहज स्वभाव को नियंत्रण करता है जो दोहरा कर हमारी आदत का एक हिस्सा बन चुका है। यह जरूरी नहीं है कि अवचेतन दिमाग की आदतें और प्रतिक्रियाएं हमारी मनोकामनाओं या हमारी पहचान पर आधारित हों। दिमाग का यह हिस्सा अपने जन्म के थोड़े पहले माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है, जिससे जीवन के चक्रव्यूह में उतरने से पहले ही अभिमन्यु पाठ सीखने लगा हो। यहाँ से लेकर 7 साल की उम्र तक वे सारे कर्म और आचरण हमारे दिमाग का ये अवचेतन हिस्सा सीख लेता है, जो भावी जीवन के लिए मूल आधार है। हाँ जी, अब सबसे जरूरी चीज इसमें क्या आई है? सबसे जरूरी चीज इसमें ये आई है कि जो हम बचपन में सीख लेते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। वो हमारी आदत बन जाता है। अब इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न इसका है, हाँ जी स्नेहा पढ़ो इसका पहला प्रश्न।
हाँ जी, हमारे स्वभाव को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ जी, हम अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? परिवर्तित क्या होता है? परिवर्तित का अर्थ होता है दिमाग, बदलाव। ठीक है, तो हम अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसका उत्तर पढ़ते हैं हम। हाँ जी, इसका उत्तर है हम अपनी बुद्धि विवेक से, हम अपनी बुद्धि विवेक से सूक्ष्म परिवर्तन ला करके। सूक्ष्म परिवर्तन क्या होता है? जब हम आपको बोलते हैं क्लास में ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, सीधे बैठो, कम बोलो, ठीक है, तो ये आदतें क्या होती हैं? 1 से 7 साल के बीच में, उसने बताया ना हमें, 1 से 7 साल के बीच में हमारे स्वभाव को परिवर्तित कर सकती हैं। बड़े क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां की होती हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे जो आने वाली जनरेशन है, जो अब बच्चे हैं, वो ना करें। ठीक है, तो बुद्धि और विवेक के साथ हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको कि बुद्धि और विवेक से हम अपनी आदतें हैं जो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न है हमारे मस्तिष्क के कौन कौन से अंश होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से अंश होते हैं हमारे दिमाग, उसके दिमाग के अंदर? कौन कौन से अंश होते हैं? अब वो कह रहा है कि हमारे दिमाग में 2 अंश होते हैं, एक चेतन अवस्था में और एक अवचेतन। चेतन और अवचेतन का क्या अर्थ है? चेतन और अवचेतन का ये अर्थ है कि कुछ चीजें तो हम सोच समझ के पूरी कंसंट्रेशन से करते हैं, कुछ हम अबोध अवस्था में ऐसे अनजान समझ के करते चले जाते हैं। दोनों ही लेकिन अलग अलग कार्य हैं, और एक जागृत रहता है तो दूसरा सुषुप्त अवस्था में, मतलब एक जागता रहता है और दूसरा सोता रहता है। मतलब एक व्यक्ति है जो हर चीज को सोच समझ के करता है, काम समझ के, अपनी जिम्मेवारी समझ के करता है, लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ी सी अनगैली से करता है, उस चीज को ध्यान नहीं देता। तो इस कारण ये क्या है? 2 अवस्थाएं होती हैं हमारे दिमाग की। ठीक है, हाँ जी, तीसरा प्रश्न है इसका। स्नेहा, तीसरा प्रश्न पढ़ो। हाँ जी, स्नेहा। मस्तिष्क के चेतन भाग का क्या कार्य है? हाँ, चेतन भाग क्या करता है? जो जागृत रहता है वो क्या करता है? अब जैसे आप क्लास में बैठे हो, आधे बच्चों का ध्यान होगा, आधे बच्चों का नहीं होगा। तो जिनका ध्यान नहीं है तो वो तो आपको पता ही है, वो तो आधी बात सुनेंगे और आधी सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप, आपकी जो अवस्थाएं हैं 2 हैं इस समय, एक चेतन है और एक अवचेतन है। ठीक है, तो आपकी चेतन अवस्था का क्या कार्य होता है? चेतन अवस्था का कार्य क्या होता है? यहीं पर देख लो, इसमें है चेतन अवस्था का कार्य मस्तिष्क का चेतन भाग हमें विशिष्ट बनाता है। वो क्या करता है? हमारे हमें विशिष्ट बनाता है। कैसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से हमें अलग करता है। हमारा कुछ अलग सा स्वभाव होता है, कुछ अनोखी सृजनात्मकता। कुछ बच्चे होते हैं ना, काम को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ बच्चे काम चलाऊ करते हैं कि चलो हो गया काम खत्म। तो ये मस्तिष्क है, हमारी चेतन अवस्था है, जो हमें क्या करती है? कंट्रोल करती है, संचालित करती है और हमारे स्वभाव को अलग करती है और सृजनात्मकता, कुछ नया कार्य करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इसका आंसर वहां देखते हैं हम, नीचे क्या दिया है। इसका आंसर दिया है कि हमारी जो चेतन अवस्था है
मस्तिष्क चेतन भाग हमें विशिष्ट बनाता है, यही बताया ना मैंने आपको, एक से दूसरे व्यक्ति से हमें अलग करता है, नया स्वभाव देता है, अनोखी एक्टिविटी करते हैं हम, सृजनात्मकता देता है, रचनात्मकता शक्ति बढ़ाता है हमारी, हमारे दिमाग को चेतन रखता है, तेज बनाता है, और हम इसी चेतन मन के कारण एक दूसरे से अलग इंटेलिजेंट बन जाते हैं, विशिष्ट बन जाते हैं दूसरों से। ठीक है, प्रतिश्रुति यंत्र है हमारा दिमाग। क्या होता है, ये वही क्वेश्चन है कि जीवन के प्रारंभिक दिनों से लेकर अब तक के अनुभवों को हम दोहराते हैं, इसमें रचनात्मकता नहीं होती। क्या होता है इसमें, जो हमें सिखाया जाता है वो हम सीखते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें 1 से 7 साल तक हमने जो सीखा वही हम क्या करते हैं, उसी को दोहराते हैं। अब चेतन मस्तिष्क से क्या अभिप्राय है, अब चेतन मस्तिष्क क्या करता है, अब चेतन मस्तिष्क हमें ये दिया, अब चेतन मस्तिष्क, अब चेतन दिमाग होता है, उसकी आदतें प्रक्रियाएं जो है मनोकामना या हमारी पहचान पर आधारित है। यह दिमाग का हिस्सा अपने जन्म के थोड़े पहले माँ के पेट में ही सीखना शुरू कर देता है। ये तो अगला क्वेश्चन है। अब है कि अब चेतन दिमाग क्या करता है, अब चेतन मस्तिष्क से क्या अभिप्राय है, जो सुप्त अवस्था में होता है। अब चेतन का अर्थ है, यहाँ दिया होगा, जो हमें विशेष बनाता है, और एक होता है जो हमें विशेष नहीं बनाता, मतलब सुप्त अवस्था में होता है। इसका आंसर हम नीचे देखते हैं क्या दिया है। अब चेतन मस्तिष्क एक यंत्र के समान होता है, जिसमें कि जो सिखाया जाएगा वही चलेगा। ठीक है, इसमें रचनात्मकता नहीं होती, जैसा देखा वैसा करते रहते हैं, और यही हमारी आदत बन जाती है अब चेतन में। फिर लेखक ने अभिमन्यु की चर्चा की है कि अभिमन्यु का मस्तिष्क जन्म के थोड़े पहले ही उसने सीखना शुरू कर दिया था। उसमें से ही गलत का ज्ञान नहीं होता था, सिर्फ अपने आसपास की गतिविधियों से ही सीखते थे, वही इसका आधार बन जाता था। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पहले साल से लेके लास्ट में तक हम जो सीखते हैं उसे हम कहते हैं कि इसने बचपन में ये सीखा। ये क्रियाएं होती हैं जो अब चेतन का हिस्सा बन जाती हैं और हमारे जीवन का मूल आधार बन जाती है। ठीक है, अभिमन्यु की रचना उसने क्यों दी, अभिमन्यु के उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के जो है पेट में ही जन्म से पहले ही उसने सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जो उसने अपने आसपास सीखा, जो उसके आसपास का वातावरण था, जो उसने सीखा वही उसने जो है बाद में उसी पर अमल किया। ठीक है, समझ आया ये क्लास? हाँ जी बच्चे, समझ आया आपको आंसर में? हाँ जी, बोल क्यों नहीं रहे हैं बच्चे, बोलिए बेटे। यस मैम। समझ आया? यस मैम। चलिए अगला जो है एक इसका क्वेश्चन था बबली आपका। मैम यस। हाँ जी, एक आलम्बन आलम्बन उद्दीपन। आलम्बन का अर्थ होता है, आलम्बन का बेटे अर्थ होता है, आपको मैं उसमें से समझा दूं, मैंने एक पैरा वैसे और कराना था आपको। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ जो आप कह रहे हो, ये मैं फिर से करा दूंगी। मैं आपको आलम्बन और उद्दीपन वाला समझा देती हूँ। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन का मैंने यहाँ देखा था, आपका क्वेश्चन है जो यहाँ होगा। एक मिनट वेट करो। हाँ जी, आलम्बन। आलम्बन क्या होता है? आलम्बन का अर्थ होता है सहारा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप मूवी देखने जाते हो। ठीक है, मूवी जब आप देखते हो तो एक तो आप हो और एक सामने मूवी है। जो आप हो, आप तो क्या हो, आश्रय, और जो सामने वाला क्या है, सामने वाला क्या चीज है, वो है विषय। ठीक है, तो आलम्बन का अर्थ होता है सहारा। हमारे मन में किसी भी भाव को जागृत होने के लिए दो चीजें चाहिए,
एक तो होना चाहिए कि वह व्यक्ति जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरा वे घटनाएं। मतलब एक आप और एक मूवी, दो चीजें। आप क्या हो, आश्रय, और वो सामने जो मूवी चल रही है वो क्या है, विषय। तो दो चीजें चाहिए आलंबन के लिए, एक आप जो पात्र है और जो दूसरा विषय। एक आप जो टिकट खरीद कर मूवी देखने गए और एक मूवी, दोनों में कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ये दोनों चीजें क्या है, आलंबन। ठीक है। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन का है कि उसमें लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रहा है, प्रेम भी हो रहा है, ठीक है, मजाक भी हो रहा है। तो ये सारे क्या है, रीजन। तो ये सारे कारण क्या है, ये वे कारण। बबली इसको पढ़ो, वे कारण पढ़िए इसको यहाँ से, सॉरी इसको यहाँ से पढ़िए, वे कारण। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में आपको अभी कर देती हूँ यहाँ से। हाँ, एक मिनट स्क्रीन कौन सा, 7वीं है ना, ये हो गया आई थिंक। स्क्रीन ये है। हाँ जी, आप हो रही है? नहीं मैम, अभी भी नहीं हुई? नहीं हुई मैम, वही सेकंड पैरा है, गद्यांश। एक मिनट, स्क्रीन पे जा रही हूँ मैं, एक मिनट। मैम हो गई है। होगी हाँ बबली? जी मैम हो अब होगी। होगी बेटे? यस मैम, अब होगी। होगी। होगी है, अच्छा यस मैम। एक मिनट। हाँ जी, होगी बच्चे, बताइए। यस। हाँ जी पढ़िए, ये विभाव पढ़िए आप, विभाव यहाँ से। आलंबन विभाव मैम। उद्दीपन में, उद्दीपन में। ओके। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना को जगाने अथवा भड़काने वाला। हाँ, उद्दीपन विभाव उन उद्दीपन क्या होता है? चेष्टाओं हाँ, अथवा पढ़ो पढ़ो। भाव उन चेष्टाओं अथवा बाह्य हम्म, अथवा वातावरण को कहा जाता है जो आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत उद्दीपित करती हैं। बिल्कुल ठीक मैम है। स्क्रीन वापस चली गई। एक मिनट, आ गई। हाँ जी, चलिए। उद्दीपन करती है, इसका अर्थ है कि वो कारण है जो, ठीक है, जो हमारी उत्तेजना को भड़काती है। आपने मूवी देखी, मूवी के अंदर क्या हुआ, मूवी के अंदर क्या हुआ आपका, कारण आए, हंसना रोना, ठीक है, और उसके बाद हुआ मजाक हुआ। तो ये सारे क्या बन जाते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं, सारे कारण। ठीक है, उद्दीपन किसको कहते हैं, सभी कारणों को, जो भी कारण है जो हमारे जो हमारे मन में भाव पैदा करते हैं। आलंबन क्या हो गया, एक मूवी और एक सामने वाला, ठीक है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, आलंबन। आलंबन में दो चीजें आएंगी, आलंबन में एक हमारा मन और दूसरा वो सामने वाली घटना, ठीक है। और फिर उसके बाद है एक आश्रय, वह व्यक्ति, और दूसरा विषय। ओके, दो चीजें होगी। उद्दीपन क्या होते हैं, इसके कारण कौन कौन से। हाँ जी, अब ये पढ़ो बबली, ये पढ़ो बेटे, ये उत्तेजना को जगाने वाले, पढ़िए इसको। थोड़ा और करूं बड़ा, थोड़ा सा पढ़ा जा रहा है। नहीं हाँ मैम ठीक है। हाँ पढ़िए। उत्तेजना को जगाने, हम्म उत्तेजना को जगाने अथवा भड़काने वाला हम्म उद्दीपन विभाव उन चेष्टाओं अथवा बाह्य वातावरण को कहा जाता है जो आश्रय के मन में स्थायी भाव को जागृत उद्दीपित हम्म करती हैं। हम्म, दूसरे आगे। शब्दों में वे कारण अथवा हम्म अथवा वातावरण जिसमें मनुष्य का मन किसी अनुभूति विशेष को बड़ी तीव्रता से अनुभव करता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। उद्दीपन विभाव को समझने के हम्म उद्दीपन विभाव को समझने के लिए 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड के अंश लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया जा सकता है। इस प्रसंग में मिथिला के राज
प्रसाद में टूटे हुए धनुष को देखकर परशुराम जी को क्रोध आता है। हाँ, समझ हम आ- जानते हैं कि क्रोध रुकिए, क्रोध क्या है? स्थायी भाव है। वो किस में जागृत हुआ? परशुराम जी में। ठीक है, तो परशुराम के क्रोध को जगाने का कारण क्या था? धनुष का टूटना। समझ आ गई? अब एक चीज होगी परशुराम और दूसरा कारण हो गया धनुष का टूटना। तो ये कौन सा भाव जागृत हो गया? क्रोध का। समझ आई? कौन सा भाव जागृत हो गया? क्रोध का। तो इसको कहते हैं आलम्बन और दूसरों को कहते हैं उद्दीपन। हाँ जी रूबी, आपको कुछ कहना था बेटे? रूबी? नो मैम। चलिए, हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं फिर से गद्यांश कराऊंगी। उसमें से गद्यांश आपको कोई भी आ सकता है और काव्यांश भी। ठीक है, वो एमसीक्यू फॉर्म में दूंगी मैं इस बार तो। ठीक है, और एक दूंगी उसमें जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पेपर से रिलेटेड किसी ने कुछ पूछना है तो बता दो। श्रुति, स्नेहा, सुहेल, आर्यन। हाँ जी बच्चे बोलिए। नो। ओके, चलिए जी, गुड आफ्टरनून। मैम।